नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। कल दिल्ली की सड़क पर जबरदस्त ड्रामा होने वाला है। मोदी विरोधियों की पूरी फौज इस वक्त दिल्ली में ही जमा है। कल सुबह 10 बजे से लेकर शाम तक पूरा हल्ला मचाया जाएगा। एक टीम संसद में उतारी जाएगी, एक टीम सड़क पर उतरेगी, एक टीम राष्ट्रपति भवन की तरफ बढ़ेगी, दूसरी टीम प्रधानमंत्री के घर पर धावा बोलेगी। मोदी विरोधियों के व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज फैला दिए गए हैं। कौन क्या करेगा, कैसे करेगा, बता दिया गया है, समझा दिया गया है। सबकी ड्यूटी अभी से तय कर दी गई है। कल जो होगा उसका पहला ट्रेलर आज राहुल गांधी ने 4 लाइन में दिखा डाला। कल दिल्ली को हाईजैक करने की, दिल्ली में हंगामा मचाने की कांग्रेस की पूरी तैयारी है। महंगाई तो सिर्फ बहाना बनाया गया है, मकसद गांधी परिवार को बचाना है। प्रधानमंत्री मोदी ही असली निशाना है। प्रधानमंत्री को घेरने के लिए क्या प्लान बनाया गया है, मोदी के घर पर अटैक बोलने के लिए कौन कौन सा रूट फिक्स किया गया है, और क्या वाकई प्रधानमंत्री के घर तक पहुंचना इतना आसान है, समझते हैं इस रिपोर्ट से। नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ाई चल रही है। प्रधानमंत्री के घर पर चढ़ाई की तैयारी है। कांग्रेस इसी 7 लोक कल्याण मार्ग पर अटैक करना चाहती है, मोदी को घेरना चाहती है। गांधी परिवार की नजर अब सीधे सीधे प्रधानमंत्री के घर पर है। अकबर रोड हमले की शुरुआत यहीं से होगी। इसी लोकेशन से भीड़ निकलेगी। 7 लोक कल्याण मार्ग की तरफ धावा बोला जाएगा। सामने पुलिस होगी, बैरिकेडिंग होगी, एक्शन जबरदस्त होगा। 5 अगस्त वाले सियासी ड्रामे की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। फियरलेस राहुल गांधी, राहुल की खुली चुनौती। हर जगह यही टेक्स्ट घूमने लगा है। पहले सड़क पर राहुल की धमकी, फिर पार्लियामेंट के कॉरिडोर में मोदी पर भड़के राहुल। लैंग्वेज देखिए, प्रधानमंत्री के लिए राहुल की भाषा देखिए। हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं। समझ गए बात? कर लें जो करना है। हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं। समझ गए बात? कर लें जो करना है। समझ गए बात? राहुल के दिमाग में कुछ बड़ा चल रहा है। मोदी पर बड़े हमले का इरादा है। प्रधानमंत्री के घर पर अटैक होगा, होकर रहेगा। राहुल का वीडियो, राहुल का टेक्स्ट कांग्रेस की टाइमलाइन पर घूमने लगा है। मोदी के सियासी विरोधी बड़ा हमला करने की फिराक में हैं। पर्चे छप गए हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज पहुंच गए हैं। सड़क वर्सेस संसद होगा। कर लो जो करना है जैसी धमकियां अभी से दी जाने लगी हैं। महासंग्राम होगा। सड़कों पर तांडव होगा जैसे टेक्स्ट चिपकाए जाने लगे हैं। 5 अगस्त की डेट अभी से हर कांग्रेसी ने अपने मोबाइल में सेट कर ली है। महंगाई वाला टेक्स्ट तो कांग्रेस का बहाना है, परिवार को बचाना है, इसलिए मोदी ही निशाना है। अकबर रोड यानी कांग्रेस का दफ्तर, यहां से प्रधानमंत्री के घर यानी 7 लोक कल्याण मार्ग की दूरी करीब 2.5 किलोमीटर है। चप्पे चप्पे पर बैरिकेडिंग। प्रधानमंत्री के घर की ओर जाने वाले हर रास्ते पर चुस्ती। कांग्रेस का दफ्तर है, एआईसीसी का दफ्तर है, 24 अकबर रोड है, और ठीक इसी रोड से जो कांग्रेस का जो घेराव है वो शुरू होगा, कांग्रेस का प्रदर्शन शुरू होगा और प्रधानमंत्री के घर तक जो मार्च है वो यहां से निकाला जाएगा। ये अकबर रोड पर हम इस वक्त चल रहे हैं। एआईसीसी दफ्तर हमने आपको दिखाया, ठीक उसके बगल में आपकी देखेंगे ये सोनिया गांधी का आवास है। अकबर रोड का ये एकदम आखिरी लेन है। यहाँ से सामने आप देखेंगे सफेद रंग की जो दीवार है वो प्रधानमंत्री आवास है, और ये वो गेट है जहाँ से अधिकतर प्रधानमंत्री मोदी का जो काफिला है वो बाहर निकलता है। और इसी जगह पर रोकने की कोशिश दिल्ली पुलिस उन सभी कार्यकर्ताओं को कर सकती है। प्रधानमंत्री के घर पर अटैक 3 रास्तों से हो सकता है। नंबर 1 अकबर रोड, नंबर 2 सफदरजंग लेन होते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता आगे बढ़ सकते हैं,
और नंबर 3 मूर्ति मार्ग से होते हुए भी वो पीएम हाउस पर धावा बोल सकते हैं। हमें एक चिट्ठी मिली है जो इंडियन यूथ कांग्रेस की मिली है, जो करना चाहते हैं प्रदर्शन जंतर मंतर पे। उसके अलावा कांग्रेस का या एआईसीसी का या पीसीसी का कोई दूसरा चिट्ठी नहीं मिली है। अब तक जो भी अगर प्रदर्शनकारी कहीं और जगह पे लॉ एंड ऑर्डर इशू रेज होता है तो हम उनको डिटेन करते हैं। इस वक्त पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, ऐसे में पूरे इलाके में धारा 144 लागू है। 4 से ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते। मगर मोदी के घर पर अटैक के लिए कांग्रेस पूरी की पूरी फौज की डिप्लॉयमेंट करने जा रही है। प्रधानमंत्री के घर पर हमले की पूरी स्क्रिप्ट कांग्रेस की टॉप लीडरशिप ने लिखी है। राहुल ने खुद कैमरे पर आकर कह दिया, ये अटैक तो होकर रहेगा, मोदी को घेर लिया जाएगा। मोदी से तो मैं मतलब बिल्कुल नहीं डरता हूँ। और लगाएं और बैरिकेडिंग करें। और सर आपको जिस तरह से कल एआईसीसी मुख्यालय को भी बैरिकेड किया गया, बैरिकेड करो। सच्चाई को बैरिकेड नहीं करा जाता। राहुल की मीटिंग जिस तरीके से सामने आके मैडम के घर के सामने, बढ़िया और करिए, सच्चाई को बैरिकेड नहीं किया जाता। राहुल जी कल जो आप लोग का कार्यक्रम है वो आप वो कह रहे हैं कि आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते? प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। नोटिस आया है केसी वेणुगोपाल का भी अनएम्प्लॉयमेंट प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। तो लेकिन क्या किया? पुलिस ने मना किया है, प्रोटेस्ट करेंगे। परमिशन नहीं दे रही पुलिस। आप लोग का प्रोटेस्ट जारी रहेगा। तो रोकिए, बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल। मोदी के सियासी दुश्मनों ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। दिल्ली पुलिस को रोक कर दिखाने का डेयर दिया है, मगर शुक्रवार का पूरा इंतजाम हो चुका है। एक्स्ट्रा बंदोबस्त इस बात का ध्यान रखते हुए किया गया है ताकि अगर कहीं से भी कांग्रेसी कार्यकर्ता उपद्रवी होकर भीड़ को उग्र करते हैं तो उनसे पूरी तरह से निपटा जा सके। इसीलिए पंप एक्शन गन यानी टीयर गैसेस, उसके अलावा बेत, केन, ये सब लेकर इस समय सीआरपीएफ का पूरा एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट सतर्कता के तौर पर किया जा रहा है। जब कांग्रेस का घेराव यहां पर होगा तो उस दौरान इसी 24 अकबर रोड यानी इस अकबर रोड की लेन पर 4 लेयर बैरिकेड लगाया जाएगा। पहला लेयर, उसके साथ दूसरा लेयर, तीसरा लेयर और चौथा लेयर, ताकि इस पूरे रास्ते में आवाजाही ब्लॉक हो जाए। ये किस लिए होता है? क्या ये बैरिकेड लगा के बांधते हैं इसको कि इसको हटा ना सके कोई, तो इसे लॉक हो जाएगा पूरी तरीके से? हाँ, ये रस्सा बांधने से ये लॉक हो जाते हैं बैरिकेड। तो कितने लेयर होगा? 1, 2, 3 ऐसे करके ताकि पार भी ना कर सके? फिलहाल तो 3 लेयर है, बाकी अगर सीनियर अफसरों के ऑर्डर होंगे तो ज़्यादा लेयर भी हो सकते हैं। और ये रूट भी बंद हो जाएगा, पूरा पैसे बिल्कुल क्लोज हो जाएगा, पीसीआर गाड़ी भी लग जाएगी। प्रदर्शनकारियों में महिलाएं भी होंगी। सीआरपीएफ की महिला बटालियन का डिप्लॉयमेंट भी सूझबूझ के साथ यहां पर किया गया है ताकि अगर कहीं से भी उग्र प्रदर्शन होता है तो दिल्ली पुलिस की महिला बटालियन और साथ में जो सीआरपीएफ की महिला कर्मी हैं वो यहां पर महिलाओं को डिटेन कर सकें और इसमें मदद कर सकें। यहां से 100 मीटर की दूरी पर पार्लियामेंट है, यहां पर पार्लियामेंट इन सेशन है जिसकी वजह से एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट है। सीएपीएफ के साथ साथ भारतीय सेना और साथ में एनएसजी के जवानों की तैनातगी है ताकि कोई भी अगर इसमें मिस एडवेंचर करने की कोशिश करे तो उससे निपटा जा सके। पीएम हाउस में इतनी टाइट सिक्योरिटी अभी से नहीं है, सालों साल से है। जब राजीव गांधी 1984 में पहली बार रहने आए तो भी सुरक्षा टाइट थी। जब यूपीए के दूसरे पीएम रहे तब भी ऐसी ही सुरक्षा थी। और जब से मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं तो भी सुरक्षा व्यवस्था वैसी ही है। यानी इसे एक लाइन में समझें तो ये बिल्कुल नहीं कि जो जब चाहे जैसे चाहे प्रधानमंत्री के घर पर अटैक के लिए, मोदी को घेरने के लिए वहां पहुंच जाए, वो भी ये जानते हुए कि संसद चल रही है और पूरे इलाके में धारा 144 लागू है। 7 लोक कल्याण मार्ग पर मौजूद प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास पंचवटी के नाम से जाना जाता है, जो 12 एकड़ में फैला है। यहाँ 5 बंगले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 नंबर के बंगले में रहते हैं। इस परिसर में 5 नंबर के अलावा 1, 3, 7 और 9 नंबर के बंगले भी हैं। बंगला नंबर 7 में प्रधानमंत्री का कार्यालय है। बंगला नंबर 9 में प्रधानमंत्री की सुरक्षा और बाकी प्रोटोकॉल की जिम्मेदारी संभाल रहे एसपीजी के जवान रहते हैं। बंगला नंबर 3 में प्रधानमंत्री के अतिथियों के लिए गेस्ट हाउस है, तो वहीं बंगला नंबर 1 पर प्रधानमंत्री के लिए हेलीपैड बना हुआ है। लोगों की एंट्री 9 लोक कल्याण मार्ग की ओर से होती है, जबकि 3 मूर्ति मार्ग की तरफ वाले गेट का इस्तेमाल प्रधानमंत्री खुद करते हैं। सोचिए, प्रधानमंत्री आवास की सिक्योरिटी इतनी तगड़ी होती है
मगर अब राहुल इसी प्राइम मिनिस्टर हाउस की सिक्योरिटी ब्रीच करना चाहते हैं। मोदी से पॉलिटिकल स्कोर सेटल करना चाहते हैं और इसके लिए बाकायदा कैमरे पर आकर धमकाते हैं। एक बार नहीं, दो बार हेट मोदी वाला टेप बजाते हैं। ये पूरा इंटिमिडेशन का अटेम्प्ट है। ये सोचते हैं कि थोड़ा सा मतलब प्रेशर डाल के हमें चुप कर देंगे। जो नहीं होने वाले हैं। जो इस देश में नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी कर रहे हैं लोकतंत्र के खिलाफ, उसके खिलाफ हम खड़े रहेंगे, चाहिए कुछ भी कर। सर बीजेपी कह रहे हैं भागने की कौन बात कर रहा है? भागने की वो बात कर रहे हैं। देखिए सुनिए बात, हम इंटिमिडेट नहीं होंगे। हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं। समझ गए बात? कर ले जो करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जो मेरा काम है देश की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना, देश में जो हार्मनी है उसको मेंटेन करना, वो मैं करता रहूंगा। ये कुछ भी कर लें। ये मोदी विरोधी इकोसिस्टम का नया टूल किट है, जिसके तहत राहुल कैमरे पर माहौल बनाते हैं, फिर ट्विटर पर आ जाते हैं। जैसे ही राहुल का टेप ऑन होता है, सोशल मीडिया पर राहुल नहीं डरेगा, राहुल लड़ेगा, लड़ता रहेगा, ऐसे पोस्ट चिपकने लगते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर ट्वीट में राहुल के प्रमोशन के लिए मोदी पर ही अटैकिंग बातें दिखती हैं। रात को 10 पुलिस वाले आ जाएं तो कांग्रेस ये कहकर मोदी को घेरती है कि 24 अकबर रोड को मोदी ने कब्जे में ले लिया। दिन में ईडी एक्शन लेती है, कांग्रेस के बड़े नेताओं को पूछताछ के लिए बुलाती है, तो कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री अघोषित आपातकाल चिल्लाने लगते हैं। सड़क पर राहुल मोर्चा संभालते हैं तो संसद के भीतर मल्लिकार्जुन खड़गे ईडी करते करते मोदी का नाम फिट करने लगते हैं। राहुल झुकेगा नहीं, लड़ेगा वाला माहौल बनाने लगते हैं। विरोधी पार्टियों को दबाने के लिए हर कोशिश सरकार की ओर से की जा रही है। अरे यू रिप्लाई ऑन दैट वन, यू रिप्लाई, आई विल लिसन, अरे आई विल रिप्लाई, डोंट लिसन। पार्लियामेंट में एक सदस्य हूं और लीडर ऑफ द अपोजिशन पार्टी हूं, लेकिन मुझे इस वक्त पार्लियामेंट जब चल रहा है तो ईडी का समन आता है, आप जल्दी आइए। पार्लियामेंट चलते वक्त ही कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के घर को और राहुल जी के घर को नियरली आप बैठिए लोग जो दिल्ली पुलिस के लोग घेराव डाले हैं और घर को, और इस जगह इस तरीके से अगर हम चलेंगे, क्या डेमोक्रेसी हमारी जीवित रहेगी? क्या संविधान के तहत हम चलेंगे? तो ये वो पर्पसली ये कर रहे हैं कि हमको डिमोरलाइज करने के लिए, हमको खत्म करने के लिए, डराने के लिए। हम डरेंगे नहीं, हम फाइट करेंगे और जीतते रहेंगे। ये सब पूरे कोऑर्डिनेशन में चल रहा है। गांधी परिवार की हाँ में हाँ मिलाने वाले नेता मोदी के लिए क्या क्या अनाप शनाप लिखते हैं, पढ़ लीजिए। तानाशाह वाला नैरेटिव चलाने वाला यही टूल किट जब कैमरे पर आता है तो देखिए किस तरह मोदी को ऑन कैमरा धमकाया जाता है। आपने इतने घंटे दोनों को, माँ बेटे को बुला के आपने सवाल किया, सब कुछ किया, फिर ये कल की ये ड्रामा क्या थी कि घर के सामने पुलिस, इधर भी सामने AICC में घुस के, क्या था वो ड्रामा? क्या था वो? हो, मैं भूल गई। आजकल पार्लियामेंट में ड्रामा भी बुरा शब्द है, वो भी अनपार्लियामेंट्री शब्द है। तो इस देश में क्या बोले और क्या नहीं बोले, बस एक ही पार्टी का बोलते सुनाते जाते हैं। संविधान का दिया हुआ अधिकार है, इनका क्या परमिशन? क्या परमिशन देंगे? अरे जो करना है हम करके दिखाएंगे। परमिशन दरअसल ये कुछ और नहीं, 5 अगस्त को प्रधानमंत्री के घर पर अटैक से पहले की स्ट्रेटजी है। इन्हें पता है शुक्रवार को पीएम हाउस की सिक्योरिटी टाइट होगी, बैरिकेड लगे होंगे, पुलिस होगी, किसी को आगे नहीं जाने दिया जाएगा, सबको अकबर रोड पर ही रोक दिया जाएगा। इसीलिए अभी से राहुल से लेकर गांधी परिवार के सारे चहेते चेहरे मोदी पर हमले का प्लान रेडी करने में बिजी हैं।
कल यही मोदी विरोधी नेता डायलॉग मारेंगे कि मोदी तो डर गया, बैरिकेड लगवा दिया, प्रधानमंत्री आवास की ओर नहीं जाने दिया, शुक्रवार से पहले की प्रैक्टिस अभी से होने लगी है। राहुल सड़क पर गाड़ी रोककर कहते हैं भीड़ जुटाएंगे, कर लो जो भी करना है, मोदी से डरते नहीं, अमित शाह की परवाह करते नहीं। पार्लियामेंट के कॉरिडोर में जाते ही राहुल की टोन और एग्रेसिव हो जाती है। प्रोटेस्ट तो होकर रहेगा, गुस्से में ये तक बोल देते हैं। गांधी परिवार के फेवरेट लीडर कहते हैं परमिशन की परवाह नहीं करेंगे, प्रधानमंत्री के घर तो जाकर रहेंगे। समझ रहे हैं आप, इनका इरादा सिर्फ प्रधानमंत्री के घर पर धावा बोलना नहीं है, मोदी पर ऑल आउट अटैक करना है। महंगाई बेरोजगारी वाले शब्द तो सिर्फ एक्सक्यूज हैं, मकसद ईडी के एक्शन का पॉलिटिकल रिएक्शन देना है, मोदी को चोट पहुंचाना है। मगर ये डेयर दिया किसने था? लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी जो बात बात में अधीर हो जाते हैं, उन्होंने ही तो 24 जून 2019 को डेयर दिया था, राहुल को गिरफ्तार करके दिखाओ, सोनिया को गिरफ्तार करके दिखाओ, एक्शन लेके दिखाओ। तब राहुल भी सुन रहे थे, सोनिया भी सुन रही थी, और उस वक्त प्रधानमंत्री ने जो जवाब दिया था, आज गांधी परिवार उसी का गुस्सा निकाल रहा है। मोदी जी की 5 साल, अभी आ गया 1 साल 6 साल, तो 2G में कोयला घोटाले में किसी को पकड़ के रखा, सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी को जेल की सलाखों के पीछे रख पाए आप लोग? रखो ना। हम चाहते हैं ये कानून को चूर दुरुस्त करके जो लोगों को चोर बना के आप लोग सत्ता में आए हैं, वो लोग हाउस में क्यों बैठे, क्यों जेल की सलाखों के पीछे नहीं है, क्यों राहुल जी बाहर है, क्यों मैडम सोनिया गांधी बाहर है, ये मैं पूछना चाहता हूं। बोलो बोलो। अरे वो हिम्मत हमारे है, वो हिम्मत हमारे, यहाँ प्रधानमंत्री जी है, यहाँ गृह मंत्री, भेजो ना जेल में। हमें इसलिए कोसा जा रहा है कि फलाने को जेल में क्यों नहीं डाला। ये इमरजेंसी नहीं है कि सरकार किसी को जेल में डाल दे, ये लोकतंत्र है, ये काम न्यायपालिका का है। हम कानून से चलने वाले लोग हैं, और किसी को जमानत मिलती है तो एंजॉय करें, उसमें क्या है। बदले की भाव से काम नहीं होना चाहिए, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। जितना भी ईश्वर ने हमें बुद्धि शक्ति दी है, लेकिन जो भी करेंगे ईमानदारी से करेंगे, किसी के प्रति हीन भाव से नहीं करेंगे। और देश ने हमें इतना दिया है, हमें गलत रास्ते पर जाने की जरूरत नहीं है। सोचिए, गांधी परिवार पर एक्शन लेने का डेयर कांग्रेस के ही एक नेता ने दिया। तब मोदी ने कहा था कानून अपना काम करेगा, मोदी किसी के पीछे नहीं पड़ेगा। मगर अब जब जगह जगह ईडी के छापे पड़ रहे हैं, किसने कौन सा घोटाला किया, कहां कहां कैसे कैसे मुनाफा कमाया, जब इन सारी सच्चाइयों से एक एक करके पर्दा उठने लगा है, तो मोदी विरोधी इकोसिस्टम हाथ धोकर प्रधानमंत्री के पीछे पड़ गया है और पीएम के घर पर हमले का ऑर्डर दे दिया गया है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार पर हिंदुत्ववादी सरकार होने का इल्जाम लगता है, लेकिन क्या यह सच है? क्या यूपी में मुसलमानों को अवसर नहीं मिलता? क्या नौकरियों में मुसलमानों को मौका नहीं दिया जाता? जी नहीं। गोरखपुर में रोजगार मेला लगा, मंच पर योगी खुद बैठे थे और अपने हाथ से योगी ने नूर और नूरजहां को अपॉइंटमेंट लेटर दिया। सीएम योगी का दावा है कि 5 साल में यूपी सरकार ने 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी, 1.5 करोड़ से ज्यादा को प्राइवेट सेक्टर में नौकरी दिलवाई, और इस काम में कोई भेदभाव नहीं हुआ। मुख्यमंत्री ने आज आजमगढ़ के मंच से साफ साफ कहा, यूपी में कोई भेदभाव नहीं होगा, जिसके अंदर हुनर है उसे रोजगार मिलेगा। मैं एक एक कर अभ्यर्थियों का नाम आमंत्रित करूंगा। आपसे अनुरोध है कि मंच पर आकर आप अपना नियुक्ति पत्र ग्रहण करें। कुमारी पूजा, रिलायंस हॉस्पिटल मुंबई के लिए आपका चयन हुआ है, आप पेशेंट केयर अटेंडेंट के रूप में नियुक्त हुई हैं। नूरजहां, रिलायंस हॉस्पिटल मुंबई के लिए आपका चयन हुआ है, पेशेंट केयर अटेंडेंट के लिए। त्रिनूर आलम, मारुति सुजुकी के लिए ट्रेनी टेक्नीशियन।
हम लोगों ने विगत 5 वर्ष के दौरान 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी। आज सरकारी नौकरी की जब बात होती है तो भाइयों बहनों कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। न जाति देखकर, न मजहब देखकर, यूपी में योगी की सरकार ने केवल और केवल युवाओं के हुनर को देखकर मिशन रोजगार का श्री गणेश कर दिया है। आजमगढ़ हो या फिर गोरखपुर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर हाथ को काम देने के मिशन पर जुट गए हैं। कई रोजगार मेले में सीधे नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं, तो कहीं रोजगार के अवसर बनाने के लिए विकास की आधारशिला रखी जा रही है। कुल मिलाकर काम हो रहा है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में विगत 5 वर्ष के अंदर हम लोगों ने राज्य के अंदर 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी। 1 करोड़ 61 लाख नौजवानों को विभिन्न उद्यमियों, विभिन्न एमएसएमई इकाइयों और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में रोजगार के साथ जोड़ा तो 60 लाख हस्तशिल्पी और कारीगरों को स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने के लिए बैंकों के साथ जोड़ने के एक बृहद कार्यक्रम को भी हम लोगों ने सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया था। उत्तर प्रदेश स्वयं ही अपने प्रदेश के लिए लेकर के उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने की दिशा में कार्य कर रहा है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए लगता हो कि ये नौजवान क्या कर सकते हैं, लेकिन मेरा यह मानना है कि हमारा ये नौजवान ऊर्जा से और प्रतिभा से भरपूर है। जब भी इसको अवसर मिलेगा तो ये अपनी प्रतिभा के माध्यम से, अपनी ऊर्जा के माध्यम से उत्तर प्रदेश को एक नई अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करके देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने में अपना योगदान देगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर को रोजगार और विकास की डबल सौगात दी। रोजगार मेले में सीएम के हाथों से नियुक्ति पत्र मिला तो युवाओं के चेहरे पर अलग ही खुशी दिखी। गोरखपुर में 5163 युवाओं को ऑन द स्पॉट नियुक्ति मिली। शिवहरी को गुड़गांव में टिकट ऑपरेटर के लिए, पूजा और नूरजहां को रिलायंस हॉस्पिटल मुंबई में पेशेंट केयर अटेंडेंट के लिए, दिव्या पाठक को फैशन डिजाइनर के लिए और गौतम तिवारी को सीएससी एकेडमी में MIS मैनेजर के लिए नियुक्ति पत्र मिला। गीतांजलि शर्मा, सुनील कनौजिया, विवेक त्रिपाठी, अंकित कुमार शर्मा, नूर आलम, सूरज कुमार, आदित्य मदेशिया, सुमित कुमार दुबे और सूरज यादव को भी सीएम ने नियुक्ति पत्र बांटे। जिन नौजवानों को हमने नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराए हैं, किसी को मारुति सुजुकी में उपलब्ध कराया है, किसी को रिलायंस जियो में उपलब्ध कराया है, किसी को किसी अन्य में उपलब्ध कराया है, और वे सभी हंसते हंसते खुशी खुशी अपना नियुक्ति पत्र लेकर के अपनी राह बनाने का कार्य भी कर रहे हैं। सरकार रास्ता दिखा सकती है और सरकार के यही रास्ते हैं। पीएम स्टार्टअप की योजना हो, पीएम स्टैंड अप की योजना हो, मेक इन इंडिया की योजना हो, पीएम मुद्रा योजना हो, या फिर राज्य के अंदर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना हो, या 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना, या विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना, सरकार इन सभी कार्यक्रमों के साथ अपने युवाओं को, अपने हस्तशिल्पियों को, अपने कारीगरों को जोड़ने का कार्य कर रही है। सीएम योगी के विकास का पहिया गोरखपुर तक सीमित नहीं है। कल योगी ने गोरखपुर में 122 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया था। आज योगी ने आजमगढ़ में 143 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। वही आजमगढ़ जहां समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का कब्जा हुआ करता था, लेकिन इस बार यहां योगी राज में कमल खिला है। इस मौके पर सीएम ने साफ कहा, पहले की सरकारों ने आजमगढ़ के साथ न्याय नहीं किया, लेकिन अब नए उत्तर प्रदेश का नया आजमगढ़ विकास के रास्ते पर अग्रसर होगा। आजमगढ़ विकास के पथ पर अग्रसर होने वाला एक प्रमुख जनपद है और होना भी चाहिए। जो पोटेंशियल यहां पर थी
प्रतिभा जहां पर थी, वह प्रतिभा राजनीति की संकीर्णताओं के कारण देश के राष्ट्रीय क्षितिज पर उन विभाजनकारी ताकतों का शिकार हो गई जिसने आजमगढ़ जैसे जनपद के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया। याद करिए, आज से 5 वर्ष पहले जब आजमगढ़ का नौजवान आजमगढ़ के बाहर कहीं जाता था, उसके सामने अपनी पहचान को छुपाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। उसे कारण था क्योंकि अगर वह बोलता था कि मैं आजमगढ़ से आया हूं, तो भाइयों बहनों, आजमगढ़ के नाम पर उसे होटल में रूम नहीं मिलता था, धर्मशाला में कोई ठहरने के लिए अनुमति नहीं देता था और कोई अपने मोहल्ले में किराए पर भी नहीं रहने देता था। यूपी सरकार पिछले 5 साल में 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दे चुकी है। 1 करोड़ 61 लाख युवाओं को निजी सेक्टर में नौकरी दी है। 60 लाख हस्तशिल्पियों और कारीगरों को रोजगार के साथ जोड़ने के लिए लोन उपलब्ध कराया गया है। हम लोगों ने विगत 5 वर्ष के दौरान 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी। आज सरकारी नौकरी की जब बात होती है तो भाइयों बहनों, कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। आज हमारे उत्तर प्रदेश के नौजवानों के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता। नौजवान को उसकी योग्यता के अनुरूप नौकरी देना इस सरकार का कार्य है, सरकार ने किया। जो भी नौजवान आया उसको हम लोगों ने सरकारी नौकरी के साथ जोड़ने का काम किया। उसकी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के साथ जोड़ा, उसने नौकरी प्राप्त की, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ। 1 करोड़ 61 लाख प्रदेश के नौजवानों को रोजगार की संभावनाओं के साथ जोड़ा। प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति ने आज प्रदेश के अंदर रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ाया। व्यापक पैमाने पर 1 करोड़ 61 लाख नौजवानों को नौकरी मिली। 2016 में उत्तर प्रदेश देश की 6ठी इकोनॉमी था, लेकिन 2022 में उत्तर प्रदेश देश की दूसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। वास्तव में लोकतंत्र की सबसे बड़ी मजबूत आधार यही होती है जब बिना भेदभाव के जनता को उसकी सुविधा के अनुरूप, उसकी आवश्यकता के अनुरूप शासन की सुविधाओं से प्राप्त हो जाए। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ बंपर सीटों के साथ जीत करके लौटे, लेकिन हम एक बार फिर 4 महीने बाद उत्तर प्रदेश की जनता के पास गए और जानना चाहा कि आज उनके मन में क्या है। तो आप देखिए, उनका एक कहना है कि योगी की सरकार ने, योगी आदित्यनाथ ने जो कहा वो किया, ऐसा 46% लोगों को लगता है ये 4 महीने की सरकार देख करके। 28% लोगों का ऐसा मानना है कि अभी कुछ सुधार की जरूरत है सरकार के कामकाज में। 22% लोग ऐसे भी हैं जिनको लगता है कि बहुत खराब काम किया गया है, और 4% लोगों का कोई मत नहीं है अभी इस 4 महीने की योगी सरकार की सेकेंड टर्म। सीएम योगी की लोकप्रियता का आखिर कारण क्या है? पिछले दिनों इंडिया टीवी के सर्वे में यह सवाल भी हमने लोगों से पूछा था। जवाब क्या मिला, आप देखिए। योगी आदित्यनाथ लोकप्रिय हैं, लेकिन लोगों को योगी क्यों पसंद आते हैं ये आपको बताते हैं। 43% लोगों को योगी आदित्यनाथ की हिंदुत्ववादी छवि पसंद है। योगी आदित्यनाथ ने लॉ एंड ऑर्डर पर जो काम किया, 33% लोग उसके कायल हैं। 9% लोगों को योगी आदित्यनाथ कट्टर ईमानदार लगते हैं, और 5% लोगों को योगी की राष्ट्रवाद की छवि पसंद आती है। रोजगार के मोर्चे पर पीएम मोदी और सीएम योगी दोनों की सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है। पिछले दिनों पीएम मोदी ने भी केंद्र की सेवाओं में अगले 1.5 साल के अंदर 10 लाख नौकरियां देने का वादा किया था, जिस पर काम शुरू हो गया है। देश के अंदर किस डिपार्टमेंट में कितने पद खाली हैं, ये भी आपको बताते हैं। सिविल डिफेंस में 2,47,000 सीट खाली है। इंडियन रेलवे में 2,37,000 सीट खाली है। गृह मंत्रालय में 1,28,000 सीट खाली है। डाक विभाग में 90,000 सीट खाली है। इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट में 28,237 पद खाली है, जिन्हें भरने की तैयारी मोदी सरकार ने शुरू कर दी है। हालांकि विपक्ष केंद्र सरकार की इस घोषणा को 2024 के चुनाव से जोड़कर देख रहा है। माना यह भी जा रहा है कि
कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार इन खाली पदों को भर सकती है। कुल मिलाकर कहें तो सरकार की घोषणा के मुताबिक देश में रोजगार के नए अवसर तेजी से बढ़ने वाले हैं। हर सेक्टर में वैकेंसी आने वाली है, जिसका सीधा फायदा देश के युवाओं को होने वाला है। दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी में आज फिर हंगामा खड़ा करने की कोशिश की गई। दरअसल जामिया यूनिवर्सिटी में मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी नाम के एक सेमिनार का आयोजन किया गया। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा इस कार्यक्रम में शामिल थे। इसके विरोध में स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन एसएफआई, इनसे जुड़े कुछ छात्रों ने नारेबाजी की, हंगामा किया, गो बैक के नारे लगाए। छात्रों ने जामिया यूनिवर्सिटी का भगवाकरण करने का आरोप किया। हालांकि अब यह माहौल शांत है। एहतियातन भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। बस थोड़ी देर पहले चीन की 5 बैलिस्टिक मिसाइल जापानी सीमा के अंदर गिरी। यह उस वक्त हुआ जब अमेरिका की स्पीकर नैन्सी पेलोसी जापान में मौजूद हैं। इससे पहले आज ताइवान के चारों तरफ चीन ने 11 बैलिस्टिक मिसाइल और सैकड़ों रॉकेट दागे। इस वक्त ताइवान के चारों तरफ चीन के जंगी जहाज, फाइटर जेट्स, उसकी सेना सब मौजूद है। चीन का मैसेज बिल्कुल क्लियर है, वो ताइवान पर पूरा कंट्रोल चाहता है, मगर अमेरिका ऐसा होने नहीं देगा। अमेरिका ने भी अपने युद्धपोत ताइवान की तरफ रवाना कर दिए हैं। क्या युद्ध होके रहेगा? क्या चीन अब जंग करके ही मानेगा, या जोश कुछ देर के बाद ठंडा हो जाएगा? पूरी वॉर डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। इस वक्त ताइवान के चारों तरफ चाइनीज जंगी जहाज खड़े हैं और ताइवान के ऊपर से ऐसे चाइनीज रॉकेट गुजर रहे हैं। ताइवान रेड अलर्ट में है क्योंकि चीन वॉर के मूड में है। ये ताइवान के ऊपर गुजरते हुए चाइनीज रॉकेट्स की ओरिजिनल फुटेज है। अगर ये रॉकेट या मिसाइल ताइवान पर गिरेगी तो इनसे कैसे बचना है, इसकी रिहर्सल ताइवान में चल रही है। चाइनीज प्लेन बार बार ताइवान को परेशान कर रहे हैं। दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन में जंग जारी है। ये परिस्थितियां हमको बताती है शांति के वक्त में युद्ध की तैयारी करना जरूरी होता है। चीन और ताइवान के बीच की दूरी 130 किलोमीटर है। ताइवान से महज 16 किलोमीटर दूरी में चाइनीज जंगी जहाज गरज रहे हैं। ताइवान के 6 तरफ इस वक्त चाइनीज सेना मौजूद है। युद्ध होगा, जरूर होगा, यह दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज है। इंटरनेशनल अखबारों की हेडलाइन है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दुनिया का हर देश कह रहा है रूस के बाद अब चीन युद्ध करेगा। समंदर में चाइनीज जहाज दहाड़ रहे हैं तो समुद्री तट पर चीन ऐसा अभ्यास कर रहा है। दिन हो या रात, चाइनीज सेना बेहद खास ऑपरेशन की तैयारी कर रही है। ये जो तोपें लगाई गई हैं, जो आर्टिलरी फायरिंग हो रही है, इनके आगे टारगेट पर ताइवान के फाइटर हैं। ताइवान की मिसाइल हैं जो चीन के बॉर्डर आएंगी जब चीन ताइवान पर हमला बोलेगा। चीन सिर्फ रॉकेट और गोलों तक नहीं रुका है, बल्कि वो मिसाइल ड्रिल कर रहा है और ये मिसाइल ताइवान के ऊपर से होती हुई चारों तरफ गिर रही हैं।
ताइवान का दावा है चीन ने उसकी समुद्री सीमा में 11 बैलिस्टिक मिसाइल दागी हैं। ताइवान के चारों तरफ चीन जिसको युद्धाभ्यास का नाम दे रहा है वो युद्धाभ्यास नहीं, युद्ध का शंखनाद है। उसके एक्शन पर ताइवान का क्या रिएक्शन होगा, छोटी से छोटी बातों का ख्याल रखा जा रहा है। 这个里面最大的变化就是 हमारी एयर अटैक फोर्स एक अत्याधुनिक फाइटर यूनिट है जो त्वरित, सटीक और भयंकर हमले कर सकती है। हमारे पायलट्स के लिए न केवल एयर स्किल्स में कुशल होना चाहिए बल्कि ग्राउंड फोर्स के साथ भी सही कोऑर्डिनेशन की जरूरत है ताकि सटीक फैसले हो सके। चीन जानता है ताइवान से जंग होगी तो उसका नतीजा एयरफोर्स और नेवी तय करेंगे और चीन को सिर्फ ताइवान से मुकाबला नहीं करना होगा बल्कि अमेरिका से जंग लड़नी होगी। इस वक्त चीन ने ताइवान के बिल्कुल करीब अपने एयरक्राफ्ट कैरियर शेडोंग और लियोनिंग तैनात कर दिए हैं। 5th जनरेशन J-20 फाइटर जेट्स उड़ान भर रहे हैं। DF-17 मिसाइल, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, AG-600C प्लेन, चाइनीज लैंडिंग शिप जिसमें 30 अटैक हेलीकॉप्टर आ सकते हैं, H-20 बॉम्बर, गोल्डन ईगल CR-500 ड्रोन। इन हथियारों के साथ युद्धाभ्यास नहीं, युद्ध होता है। जैसे रूस ने यूक्रेन के साथ किया वैसा चीन ताइवान के साथ करना चाहता है। ताइवान को डराने से पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग चीन के मिलिट्री म्यूजियम में गए। वहां पर उन्होंने चीन की हर बड़ी जंग की तस्वीर और फ्यूचर जंग की बात की। इस म्यूजियम में एक ऐसी भी तस्वीर है जिसको हर एक हिंदुस्तानी को भी देखना चाहिए। चाइनीज मिलिट्री म्यूजियम में गलवान की लड़ाई को पूरे एक दीवार में जगह दी गई है। गलवान चीन के लिए सबसे बड़ा सबक है और दूसरा सबक अब ताइवान भी बनेगा। जो लोग कह रहे हैं चीन सिर्फ डरा रहा है, जंग नहीं करेगा, माहौल बना रहा है, अमेरिका से नहीं टकराएगा, तो उन लोगों को इतिहास के पन्ने पलटने की जरूरत है। पहली बार चीन ने सितंबर 1954 में ताइवान पर हमला किया। 8 महीने तक जंग चली। ताइवान के 519 लोग मारे गए। चीन के 393 सैनिक मारे गए। नतीजा चीन को नुकसान और समझौता करना पड़ा। दूसरी बार चीन ने 23 अगस्त 1958 को ताइवान पर हमला किया। 3 महीने तक जंग चली। ताइवान के 514 सैनिक मारे गए। चीन के 460 सैनिक मारे गए। नतीजा सीज़फायर। तीसरी बार 21 जुलाई 1995 में चीन ने ताइवान को घेरा। दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हो गईं। चीन ने बड़ा युद्धाभ्यास शुरू किया। 8 महीने तक टेंशन बनी रही। आखिरकार चीन को सीज़फायर करना पड़ा। चीन साल 1995 के बाद ताइवान के इतने करीब आया है। 27 साल के बाद चीन ताइवान पर फिर वार करने की तैयारी में है। चीन के पास 20 लाख की फौज है जबकि ताइवान के पास 1,70,000 की सेना है। चीन के पास 1,570 फाइटर जेट्स हैं, ताइवान के पास 288। अटैक हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो चीन के पास 281 हैं, ताइवान के पास 91। चीन के पास 5,250 टैंक हैं और ताइवान के पास है 1,110 टैंक। चीन के पास 5,800 तोप हैं, ताइवान के पास 1,700। चीन के पास 41 जंगी जहाज हैं, ताइवान के पास 4। चीन के पास 2 एयरक्राफ्ट हैं, ताइवान के पास 1 भी नहीं। ये सच है, चीन पहले भी ताइवान को हरा सकता था, आज भी ताइवान को आराम से हरा सकता है।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।